नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं सोशियोलॉजी के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, एक दो कमेंट ऐसे आए हुए थे कि सर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है वो आप हिंदी में बताइए, क्योंकि इंग्लिश में तो अवेलेबल मिल जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। बुक में आगे के पेज में देखिए तो वहाँ पर सिलेबस दिया होता है, या कोई अगर आप नोट्स खरीदते हैं तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो आगे का पेज होता है उस पर सिलेबस मिल जाते हैं, बट वो सारे के सारे सिलेबस इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में सिलेबस नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है आपका टोटल हिंदी में तैयार किया गया है। हालांकि ये है तो आपका ओरिजिनल सिलेबस, ये आपका ओरिजिनल सिलेबस है। अगर आप जाएंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी वाली जो वेबसाइट है वहाँ पर आप जाएंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ पे, तो वहाँ पर आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। बट ये टोटल का टोटल क्या है, इंग्लिश में है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा क्या दिया गया है, इंग्लिश में पूरा का पूरा सिलेबस आपका ये दिया गया है। बट अभी मैं आपको इसको क्या करूँगा, पहले एक बार इंग्लिश में वैसे ही दिखा दूंगा थोड़ा बहुत, बट उसके बाद हम सारी चीज़ें किस में बात करने वाले हैं, हिंदी में चर्चा करेंगे बृहद रूप से। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात करते हैं किसके बारे में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजी इन सोशियोलॉजी। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, और किसमें, सोशियोलॉजी से जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके लिए है। कौन सा है, एमए प्रोग्राम में। ठीक है, मतलब कौन सा है ये आपका एमए प्रोग्राम, मतलब एमए जो करते हैं सोशियोलॉजी से उनके लिए है। और इसको तैयार किसने किया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी ने तैयार किया है। किसके लिए किया है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के लिए जो है ये सारी चीज़ें तैयार किया गया है। और ये सिलेबस आपका अकॉर्डिंग किसके, एनईपी अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें क्या की गई हैं, तैयार की गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं नंबर कैसे आपको मिलने वाले हैं। 70+30 करके आपको नंबर दिए जाएंगे। 70 नंबर आपको लिखित पेपर के मिलेंगे और 30 नंबर आपको स्कूल की तरफ से मिलेंगे। ठीक है, और ये क्या बोल रहे हैं, विद इफेक्टेड फ्रॉम किससे, 2020 और 21 से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका देख सकते हैं। बात करें कंटेंट के बारे में, तो कंटेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा सब कुछ पढ़ सकते हैं जैसे बताए हैं। प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिनरी कंटेंट। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स, फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, फिर असेसमेंट मेथड। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप देखें तो पूरा कंटेंट यहाँ पे बताया गया है कि इसमें पूरा कंटेंट क्या क्या दिया गया है। ठीक है, जो सिलेबस ये तैयार किया गया है पीडीएफ के अंदर कौन कौन से कंटेंट दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, क्या उद्देश्य रखा गया है इसको तैयार करने का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। पढ़ना चाहें तो पढ़ें, बट उतना कोई ये मायने नहीं रखता है। हम डायरेक्ट आते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, स्ट्रक्चर जो इसका तैयार किया गया है वो कैसा तैयार किया गया है, वही चीज़ फिर बता दिया। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी किसके लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के लिए। सिलेबस है किसके लिए, एमए के लिए है। ठीक है, और रेगुलेशन किससे है, 2020। ठीक, रेगुलेशन 2020 का जो वो था क्या सिलेबस आया था उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। और ये क्या है, कोर्स का स्ट्रक्चर दिया गया है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी सिलेबस तैयार किया जाता है उससे पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, फिर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पूरे सिलेबस को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पेपर का कोड कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कोर्स का कोड, या फिर आप कह सकते हैं कोर्स का नंबर, जो कुछ भी आप कह सकते हैं कहिए। यहाँ पे देखिए पहले जो पेपर का कोड दिया गया है वो क्या दिया गया है, SOC CC101। ठीक है, ये आपके पेपर नंबर 1 का कोड है। ये हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। ठीक है, पेपर का नाम यहाँ पर दिया गया है, जैसे पहले पेपर का नाम दिया गया है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन। टोटल 4 क्रेडिट आपको मिलेंगे। ये आपका कोर, ठीक है, कोर कोर्स है, कंपलसरी भी है। ठीक है, कंपलसरी मीन्स अनिवार्य है, एक तरीके से आप समझिए क्या है, इसको लेना ही लेना है। ऐसे ही पेपर नंबर 2 दिया गया है। पेपर नंबर 2 का नाम क्या दे दिया गया है, पेपर नंबर 2 का नाम दे दिया गया है मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च। ठीक है, इस पे भी 4 क्रेडिट, ये भी आपका कोर और कोर कोर्स है और साथ ही साथ कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे किसके बारे में, SOC CC103 मतलब पेपर नंबर 3 के बारे में। तो यहाँ पर इसका जो है सोशियोलॉजी ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट, ये आपके पेपर नंबर 3 का नाम है। इसमें भी आपको 4 क्रेडिट मिलने वाले हैं। कोर कोर्स है, साथ में कंपलसरी भी है। ऐसे ऐसे करके अगर आप देखना चाहें तो सभी पेपर्स के नाम देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पेपर नंबर सेमेस्टर नंबर 2 का भी दिया गया है, ऐसे सेमेस्टर 3 का भी दिया गया है। यहाँ पे आप
देख सकते हैं, ये देखिए सेमेस्टर नंबर 3 का दिया गया है और साथ ही साथ अगर आप देखें आगे तो सेमेस्टर नंबर 4 का भी यहाँ पर दिया गया है। चारों सेमेस्टर के दिए गए हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे, जैसे कि अदर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो क्या करवाती हैं, 4 पेपर तो अपना करवाती हैं और एक पेपर क्या कर देती हैं भैया, एक पेपर उठा के वो क्या बोलते हैं, वाइबा वाला कर देती हैं जो प्रैक्टिकल होता है और दूसरा रिसर्च वाला कर देती हैं। 5 होता है इस प्रकार से, ठीक है। 4 पेपर आपका करवाएंगे, 4 में से 4 पेपर आपको लिखित देना होगा। कई यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जिसमें एक पेपर होता है, उसी में आपका प्रैक्टिकल भी हो जाता है और साथ में फाइल्स वगैरह जो बनानी होती है वो भी रिसर्च वाला भी हो जाता है। बट कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें प्रैक्टिकल का एक अलग पेपर होता है और आपका जो रिसर्च वाला होता है ये जो अलग पेपर होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर इसमें आप देखें तो इसमें टोटल कितने पेपर दिए गए हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6। 6 पेपर दिए गए हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सारे पेपर कैसे हैं, कोर हैं और कंपलसरी हैं, कोर हैं कंपलसरी हैं, कोर हैं कंपलसरी, कोर कंपलसरी, कोर कंपलसरी, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये क्या बन रहे हैं, वैल्यू एडेड कोर क्रेडिट कंपलसरी, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये आपके सभी के सभी पेपर आपको लेने अनिवार्य होते हैं। सभी को सभी आपको अगर सोशियोलॉजी से कर रहे हैं तो आपको सभी को सभी चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा सभी को सभी बोल रहे हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगर आप देखें तो सिलेबस दिया गया है, क्या दिया गया है, एमए फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। पेपर नंबर 1 क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, पेपर का कोड दिया गया है। ऑब्जेक्टिव बताया गया है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया है, क्या उद्देश्य रखा गया है इस सिलेबस को तैयार करने का। साथ ही साथ देखें तो पूरे जो पेपर नंबर 1 है उसके पूरे सिलेबस को 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है, उसके बाद 4 यूनिट और 5 यूनिट में पूरा का पूरा डिवाइड किया गया है। साथ ही साथ यहीं से आगे आप देखें तो वो पढ़ने के लिए बुक्स जो है कुछ यहाँ पर आपको सजेस्ट की गई हैं जो आप पढ़ सकते हैं। एक एक बुक का नाम दिया गया है, ठीक है। साथ साथ कौन से पब्लिकेशन से हैं, किसके द्वारा कहाँ पे छपी हैं, सब कुछ पूरा बताया गया है। आप इसे चाहें तो इन बुक्स को उठा सकते हैं पढ़ने के लिए। साथ ही साथ पेपर नंबर 2 का स्टार्ट हो जाएगा, बट अभी हम पेपर नंबर 2 की बात नहीं करेंगे, केवल पेपर नंबर 1 की बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं हिंदी सिलेबस के ऊपर, ठीक है। ये आपने थोड़ा बहुत जो कुछ ओवरव्यू था ये देख लिया, ये देखना जरूरी होता है, उसके बाद हम चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पूरा का पूरा सिलेबस आपका हिंदी में आ चुका है। इसको हिंदी में टाइप भी करवाया गया है, पीडीएफ बनवाया गया है। हो सकता है एक आध दो टाइप मिस्टेक आपको देखने को मिले तो वो एडजस्ट कर लीजिएगा। हालांकि मैं बताता चलूँगा आपको, एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करूँगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं पेपर नंबर 1 का नाम, तो वही है आपका शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपरा। ये आपके पेपर नंबर 1 का नाम है। इस सिलेबस को तैयार करने का उद्देश्य क्या रखा गया था, क्या चाहते थे कि सिलेबस से बच्चों को क्या समझ में आए, तो यहाँ पर बताते हैं। यह पाठ्यक्रम क्या करे, छात्रों को समाजशास्त्रीय चिंतन की प्रमुख विचारकों और अग्रदूत, जैसे कौन कौन से हैं, मार्क्स हैं, ठीक है, कार्ल मार्क्स जिसे कहते हैं, मैक्स वेबर हैं, दुर्खीम हैं, पेरेटो हैं, इनके बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए पेश किया जाता है, ठीक है। आप मार्क्स के बारे में, वेबर के बारे में, दुर्खीम, पेरेटो, इन सब के बारे में अच्छे से जान पाएँ, इसलिए ये सिलेबस क्या किया गया है, आपके सामने पेश किया गया है। इन विचारकों की अच्छी समझ छात्रों को समकालीन और वर्तमान सामाजिक मुद्दों और समस्याओं को समझने में बहुत मदद करेगी। मतलब कह रहे हैं जो ये विचारक हैं इनकी जो अच्छी समझ है, अगर आप उनको उठाएंगे तो आपके जो समकालीन, मतलब इस समय में जो वर्तमान समय में आप कह सकते हैं जो सामाजिक मुद्दाएं देखने को मिलते हैं, सामाजिक मुद्दे देखने को मिलते हैं, सामाजिक समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो अगर आप उनको समझना चाहें तो उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। किसके द्वारा, मैक्स वेबर के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, दुर्खीम के द्वारा और पेरेटो के द्वारा, ठीक है। तो ये पूरे सिलेबस तैयार करने का केवल यही उद्देश्य रखा गया है। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट वाइज। यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़नी होती हैं। तो पहली चीज़ जो आपको पढ़नी होती है वो पढ़ना होता है क्या, समाजशास्त्र के उद्भव की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि। समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ है उसकी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसके सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में भी पढ़ेंगे। ये तीनों चीज़ें हम पढ़ेंगे किसके, समाज शास्त्र के उद्भव, जब समाजशास्त्र का जन्म हुआ उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी रही, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी रही, इनके बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत, ठीक है। ऐसे आपको देखना है। दूसरा चीज यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत क्या आपको पढ़ना होता है, वो पढ़ना होता है अगस्त काम्टे के बारे में। किसके, अगस्त काम्टे के बारे में पढ़ना होता है। इन्होंने मानव प्रगति का नियम दिया है, उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। विज्ञान पदानुक्रम के बारे में पढ़ना रहेगा।
सामाजिक सांख्यिकी और गतिकी के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा। अगस्त कमेटी के द्वारा जो ये सारी चीज़ें बताई गई, इनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो फिर बताते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत जो तीसरी चीज़ आपको पढ़नी होती है वो होती है हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। हर्बर्ट स्पेंसर की जो विकासवादी सिद्धांत आया है उसके बारे में आप पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जैविक सादृश्य के बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे हर्बर्ट स्पेंसर के, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इकाई नंबर 2 के बारे में। तो इकाई नंबर 2 आपसे क्या बोल रहा है? इकाई नंबर 2 के अंतर्गत आपको बिलफोर्ड पैरेटो के बारे में पढ़ना रहेगा। उनकी कार्यप्रणाली का जो योगदान रहा है, जिसके अंतर्गत तार्किक प्रयोगात्मक विधि आती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तार्किक और अतार्किक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अवशेष और व्युत्पत्तियों और उनका वर्गीकरण, अवशेष जो हुए हैं और उनकी जो व्युत्पत्तियां हुई हैं और उनका जो वर्गीकरण हुआ है, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? बिलफोर्ड पैरेटो ने दिया था, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे। अभिजात वर्ग और जनसमूह के बारे में भी पढ़ेंगे। अभिजात वर्ग के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, और अभिजात वर्ग का प्रचलन जो है उसके बारे में भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इकाई नंबर 2 के अंतर्गत चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपकी इकाई नंबर 2 भी क्लियर हो गई होगी। थोड़ा ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहे हैं? अगर चल रहे हैं तो आप थोड़ा एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चीज़ों को मैं आसानी से हिंदी रूपांतरण करके अच्छे से बताते हुए चल रहा हूँ। आपसे केवल एक ही आशा है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपको पेपर नंबर 2 चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा पेपर नंबर 2, ठीक है। पेपर नंबर 2 का भी वीडियो बना दिया जाएगा, बट फिलहाल अभी आप पेपर नंबर 1 देखिए। जो आपकी इकाई नंबर 3 है, इसके अंतर्गत आपको एमिल दुर्खीम के के बारे में पढ़ना होता है। एमिल दुर्खीम की जो बौद्धिक पृष्ठभूमि रही वह कैसी रही, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एमिल दुर्खीम की जो समाजशास्त्र की कार्यप्रणाली में योगदान क्या रहा, उसके बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक तथ्यों की अवधारणा के बारे में जो बताया है एमिल दुर्खीम, या आप कह सकते हैं सामाजिक तथ्यों की अवधारणा जो है एमिल दुर्खीम द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। श्रम विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। यांत्रिक और जैविक एकजुटता के बारे में पढ़ेंगे। अराजकता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? एमिल दुर्खीम के अंतर्गत ही आते हैं। साथ ही साथ एमिल दुर्खीम का एक सिद्धांत आया था जो था आत्महत्या का सिद्धांत। इसके बारे में पढ़ेंगे। आत्महत्या के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे? आत्महत्या सिद्धांत के अंतर्गत आत्महत्या के पूर्व सिद्धांतों की समीक्षा कैसे की गई है, उसके बारे में की जाती है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। आत्महत्या की दरें क्या हैं, मतलब क्या दर है, कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं, क्यों क्यों हो रही हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। विशिष्ट समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। आत्महत्या के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार की आत्महत्या के कारण के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो आत्महत्याएं की जा रही हैं वो किस किस कारणों से की जा रही हैं। समाज के साथ व्यक्ति के एकीकरण की समस्या, समाज के साथ जो व्यक्ति है वो एकीकरण नहीं हो पाता है, मिल नहीं पाता है, किसी न किसी प्रकार की अराजकता फैल जाती है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही इन्होंने जो है किसने, एमिल दुर्खीम ने जो है एक धर्म का सिद्धांत दिया है। धर्म के सिद्धांत में हम क्या क्या पढ़ेंगे? धर्म के उद्भव के बारे में पढ़ेंगे, और भूमि के प्रारंभिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। धर्म का के उद्भव और भूमिका के प्रारंभिक सिद्धांत जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दुर्खीम की धर्म की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। पवित्र और अपवित्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सर्वोच्च ईश्वर के रूप में समाज को देखा गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक अनुष्ठान और उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक अनुष्ठान कई प्रकार के किए जाते हैं, पहले धार्मिक अनुष्ठान के बारे में समझेंगे कि होता क्या है, और उसके बाद पढ़ेंगे कि उनके कितने प्रकार होते हैं, उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये सब कुछ आपके किसमें, धर्म के सिद्धांत के अंतर्गत चीजें पढ़ी जाएंगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इकाई नंबर 4 के बारे में। चौथा जो इकाई है उसमें क्या क्या पढ़ना होता है? पहले तो आपको कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना होगा। कार्ल मार्क्स की बौद्धिक पृष्ठभूमि क्या रही है उसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या जो है कार्ल मार्क्स ने की है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में द्वंदात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा बताया गया है। उत्पादन का तरीका और सामाजिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ये भी कार्ल मार्क्स द्वारा बताया गया है। संचय के संदर्भ में पूंजीवाद के उद्भव और विकास का कार्ल मार्क्स का विश्लेषण, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ अधिशेष मूल्य और शोषण की अवधारणाएं, अधिशेष मूल्य और शोषण की जो अवधारणाएं हैं कार्ल मार्क्स द्वारा बताई गई हैं, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है।
अब इसी में कार्ल मार्क्स का एक सिद्धांत और आता है, वर्ग और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इसमें हम क्या-क्या पढ़ेंगे, तो इसमें पहले पढ़ेंगे पूंजीवाद समाज से अलगाव, पूंजीवाद समाज से अलगाव कैसे होता है उसके बारे में, सर्वाहारी क्रांति क्या होती है उसके बारे में, वर्गहीन समाज क्या होता है इसके बारे में, साथ ही साथ राज्य और सामाजिक वर्ग के बारे में भी पढ़ेंगे। राज्य का भविष्य क्या होने कैसा कैसे निर्धारित किया जाता है, कैसा होता है, कैसे कल्पना की जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अधिसंरचना के एक भाग के रूप में विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ धर्म के सिद्धांत के बारे में भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इकाई नंबर 5 के बारे में। इकाई नंबर 5 में आपको मैक्स वेबर के बारे में पढ़ना होता है, उनकी बौद्धिक पृष्ठभूमि क्या रही उसके बारे में पढ़ेंगे। समाजशास्त्र की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे, समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है, मैक्स वेबर ने दी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक क्रिया की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक क्रिया के प्रकार के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके समझ के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ आदर्श प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। स्तरीकरण का सिद्धांत जो है, उस स्तरीकरण के सिद्धांत के वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, स्तरीकरण के सिद्धांत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, स्तरीकरण के सिद्धांत के पार्टी के बारे में भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। किसके अंतर्गत, इकाई नंबर 5 के अंतर्गत चर्चा करेंगे। ठीक है, बात करते हैं इकाई नंबर 5 के अंतर्गत जो दूसरी चीज आपको पढ़नी होती है वो पढ़ना होता है पूंजीवाद का विश्लेषण। क्या, पूंजीवाद का विश्लेषण पढ़ना होता है। साथ ही साथ विरोध की नैतिकता और पूंजीवाद की भावना, विरोध की नैतिकता जो आपके सामने देखने को मिलती है। ठीक है, विरोध मतलब आदमी के अंदर विरोध की नैतिकता कैसे आती है, क्यों आती है, क्या क्या कारण होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में, पूंजीवाद की भावना के बारे में पढ़ेंगे। शक्ति और अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, अधिकार के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पारंपरिकता के बारे में पढ़ेंगे, फिर करिश्माई कानूनी और उसके बाद तर्क संगत कानूनी के बारे में पढ़ेंगे। नौकरशाही का आदर्श प्रकार जो है उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर देखें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो है सिलेबस अदर यूनिवर्सिटी के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही होता है, बट आपको चीज़ों को तो पढ़ना ही होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, शुरू से लेकर के अंत तक एक एक चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। आप अपने यहाँ से गाइड्स खरीद सकते हैं, बुक्स खरीद कर सकते हैं, जिससे आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना पेपर नंबर 2, तो आपके पेपर नंबर 2 का भी सिलेबस तैयार कर दिया जाएगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।